आज का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, साइज में काफी बड़ा है। याद रखिएगा, जो भी चीज न्यूज में आ रही है और डिबेटेबल है, कंट्रोवर्सी में है, वो आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पार्ट 5 है वो रिलेट करता है यूनियन से, कि जो मेंबर है, मिनिस्टर जो है, वो कहां से निकले? वो पार्लियामेंट से निकले मतलब तो 2 हाउस होना फेडरल होने की गारंटी नहीं है, मगर फेडरल होने से 2 हाउस होंगे इसकी गारंटी पक्की है। लोकसभा में हर एक यूनियन टेरिटरी, हर एक स्टेट से कोई ना कोई एमपी लोकसभा में जरूर है। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। अगर ये 245 मेंबर है राज्यसभा के, तो आफ्टर एवरी 2 years 1/3 मेंबर्स विल गो आउट एंड न्यू 1/3 मेंबर्स विल कम। राज्यसभा कभी भी मेंबर से खाली नहीं होगी। सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। इफ आई थ्रो द ग्लास, ब्रेक द ग्लास, डिस्ट्रॉय द ग्लास और द ग्लास विल सीज टू एग्जिस्ट, द हाउस हैज बीन डिस्ट्रॉयड। डिसॉल्व, एबॉलिश, सस्पेंडेड। तो किस हाउस के साथ क्या हो सकता है, ये आप जवाब दीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस संभव बैच ऑफ PW Only IS. It's a quick go through with our relevant content for the examination. आज जो हमारी क्लास है वो पर्टिकुलर टॉपिक पे डील करेगी। पहले ऑलरेडी हमने क्या किया, एग्जीक्यूटिव किया, यूनियन एग्जीक्यूटिव हम कर चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो भी उससे कहीं कम नहीं है, उससे कहीं बल्कि थोड़ी ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो काफी बड़ा है, साइज में काफी बड़ा है। क्वेश्चंस उस पर काफी आते हैं, क्योंकि उसमें इतने टॉपिक्स हैं कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन ही जाता है, और कहीं ना कहीं ये चीजें न्यूज में रहती है तो एग्जाम में आने के चांसेस है। याद रखिएगा, जो भी चीज न्यूज में आ रही है और डिबेटेबल है, कंट्रोवर्सी में है, वो आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है। तो अगर आपको अपना एग्जाम अच्छे से करना है तो आप एग्जामिनर के माइंड को पढ़िए। आप जानो कि एग्जामिनर सवाल क्यों बनाएगा, और वो सवाल वो बनाएगा जो न्यूज में था। अगर कहीं प्रेसिडेंट रूल लगा है, जैसे मणिपुर में लगा है और बहुत मिन्नतें करने के बाद लगा है, तो हो सकता है कि इमरजेंसी पे सवाल एग्जाम में आ जाए। कोई भी चीज अगर न्यूज में है, कंट्रोवर्सी में, तो एग्जाम में सवाल उसके ऊपर बन सकता है। तो जब भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो डिस्कशन मैंने किया है, यही चीज ध्यान में रख के करिए कि पिछले कुछ टाइम से क्या क्या चीजें न्यूज में थी, उनको ज्यादा फोकस में लिया है, ताकि एग्जाम में आपको कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा मदद मिल सके। खैर, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, लेट मी टेल यू व्हाट ऑल कोर्सेज PW Only IS has brought for you. PW Only IS कौन से कोर्सेज आपके लिए लेके आया है मैं बता दूं, और ये भी बता दूं कि माय नेम इज आशीष कुमार एंड आई एम द फैकल्टी फॉर पॉलिटी एंड गवर्नेंस एट PW Only IS. देखिए, यहाँ पर फिलहाल जो बैचेस आपके लिए हैं वो डिपेंडिंग के उसकी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एग्जाम कब देना चाहते हैं। अगर आप एग्जाम 3 साल बाद देना चाहते हैं, 3 साल का टाइम आपके पास है, मान लीजिए ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप हैं, देन यू कैन गो विद द प्रारंभ बैच। प्रारंभ बैच काफी डिटेल्ड है, फाउंडेशन बैच है, 3 साल तक चलता है। यहाँ पर भी ये भी फाउंडेशन बैच है, बट यहाँ पे ड्यूरेशन थोड़ा कम है, ये 2 साल का है, संकल्प। एंड देन अगर आपको 1 साल में कोर्स को करना है, जब इसका नाम प्रहार रखा गया, प्रहार मतलब हमला किया जाएगा, 1 साल के अंदर कोर्स पूरा किया जाएगा आपका। इंग्लिश में है, हिंदी में है और प्योर इंग्लिश के अंदर भी है, इसका नाम है टाइटन बैच। तो प्रहार इंग्लिश में टाइटन, संकल्प इंग्लिश में पिनेकल, प्रारंभ जो हिंदी और इंग्लिश में है। अपनी नीड के हिसाब से आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। होपफुली आपको इसका फायदा मिलेगा, और होपफुली ये जो हम संभव एंडिवर चला रहे हैं, जो फ्री क्लासेस अवेलेबल है यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं आपको इसका फायदा मिलेगा। लेट्स स्टार्ट द क्लास नाउ। नाउ टुडे आई विल बी डिस्कसिंग विद अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है यूनियन लेजिस्लेशन। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जो पार्ट 5 है वो रिलेट करता है यूनियन से। यूनियन मतलब सेंटर, ठीक है ना। पार्ट 6 रिलेट करता है स्टेट से। तो अभी हम सेंटर कर रहे हैं। पिछली 2 क्लासेस में हमने किया था यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव हम कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा था, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स किया था। एग्जाम में जो आने की उम्मीद है वो ज्यादा हमने फोकस में लिया था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपनी 3rd लेक्चर में
मैं डिस्कस कर रहा हूं यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर मतलब, यूनियन का मतलब है सेंटर, सेंटर का मतलब है हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं। भारत के लिए जो लॉ मेकिंग बॉडी है, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, सेंटर की जो लॉ मेकिंग बॉडी है, इंडिया की जो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो क्या है? वो है पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, उसे इंप्लीमेंट करेगा एग्जीक्यूटिव। अब ये दिया है पार्ट 5 में, पार्ट 5 सेंटर से रिलेट करता है। चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव था, अब चैप्टर 2 है लेजिस्लेचर। पहले हम एग्जीक्यूटिव डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लेजिस्लेचर डिस्कस करेंगे। मतलब पार्ट 5 का चैप्टर 2 जो है वो पार्लियामेंट के बारे में है, उसका पूरा डिटेल है। और जब मैं पार्लियामेंट की बात करता हूं तो उसमें राज्यसभा भी आएगा, उसमें लोकसभा भी आएगा, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे जो भी एग्जाम में आ सकता है। तो फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद राज्यसभा। देखिए, लोकसभा के बारे में काफी लोगों को काफी नॉलेज होती है, मगर ज्यादातर लोग जिनको नॉलेज नहीं होती वो राज्यसभा के बारे में नहीं होती, थोड़ा कंफ्यूजन वहां पर उनके माइंड में रहता है। तो अब इसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए, बिफोर आई टेक राज्यसभा, लेट मी टेल यू कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का काम क्या है? अगर आपसे मैं ये बात पूछ लूं तो मोस्टली लोग ये बोलेंगे सर पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, कानून बनाना, ये पार्लियामेंट का काम है। कोई बच्चा भी ये बात बोलेगा, गलत नहीं है, बात सही है। मगर कानून बनाने के अलावा भी पार्लियामेंट के कुछ ऐसे काम हैं जो बहुत जरूरी है, जो आपके माइंड में शायद एकदम से ना आए बिगिनिंग में। तो ये तो मैंने लिख दिया, लॉ बनाना पार्लियामेंट का काम है, ये बात सही है, गलत नहीं है। बट लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्टरी क्लास के अंदर कि इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री सिस्टम जहां पर भी होता है वर्ल्ड ओवर, जहां पर भी होता है, इंडिया हो या ब्रिटेन हो या पाकिस्तान हो, वहां पर जो गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं, वो कहां से निकलता है? वो निकलता है लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से। मतलब एवरी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एक ही चीज है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं, मिनिस्टर जो है, वो कहां से निकले? वो पार्लियामेंट से निकले। निकले मतलब जो हमारे मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंटेरियन भी हैं। मिनिस्टर्स आर पार्लियामेंटेरियन आल्सो। तो पहले एमपी बने, बाद में मिनिस्टर बने। तो आज जो आपको मिनिस्टर मिले हैं वो इसलिए मिले हैं क्योंकि आपके पास एक पार्लियामेंट थी। तो पार्लियामेंट के ही कुछ मेंबर क्या बन जाते हैं? मिनिस्टर। और जब उन्हें आप एक बॉडी में बना देते हैं, मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट का हर मेंबर मिनिस्टर नहीं होता, मगर पार्लियामेंट के कई मेंबर मिनिस्टर होते हैं, और उसे कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। तो गवर्नमेंट को बर्थ देना भी, गवर्नमेंट के मेंबर्स को क्रिएट करना किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। तो यही मैंने लिखा है, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, पार्लियामेंट का काम है गवर्नमेंट के मेंबर्स को प्रोवाइड कराना। सोचिए आप, राजनाथ सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये निर्मला सीतारमन, ये लोग मिनिस्टर नहीं होते अगर ये पार्लियामेंटेरियन नहीं होते। तो आज अगर आपके पास मिनिस्टर्स हैं तो किसकी बदौलत है? पार्लियामेंट की बदौलत। वो एमपी भी हैं वो लोग, ठीक है ना। उसके बाद जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, द वे मदर गिव्स बर्थ टू चाइल्ड, हियर पार्लियामेंट इज द मदर एंड चाइल्ड इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि ये मदर की बॉडी से आए हैं, ये पार्लियामेंट से ही आए हैं, ठीक है ना। अब माँ सिर्फ बच्चे को जन्म नहीं देती है, उस बच्चे को सही दिशा भी दिखाती है। वो गलत काम करता है तो उसे पिटाई भी करती है। ऐसे ही यहां पर जो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल बना के रखती है। मतलब गवर्नमेंट अगर अपनी पावर का मिसयूज करती है, गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पार्लियामेंट उनके ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बना के रखती है। मान लीजिए ये कुछ गलत काम करते हैं, करप्शन करते हैं, पावर का मिसयूज करते हैं, तब उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लेके आएगा? पार्लियामेंट। तो पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा उनके ऊपर। या फिर गवर्नमेंट पैसे का मिसयूज करती है तो उनसे सवाल कौन करेगा? पार्लियामेंट। गवर्नमेंट को बजट पास कराना है, कौन पास करेगा? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को क्रिएट ही नहीं करता है, उसे कंट्रोल भी करता है, दोनों तरीके से, पॉलिटिकली भी और फाइनेंशियली भी। और उसके बाद आपके जो एमपी है,
वो मैंने बोला आपके एमपी हैं, मतलब यू हैव इलेक्टेड योर एमपी, यू हैव इलेक्टेड द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नथिंग बट यू ओनली। मनोज तिवारी अगर आज एमपी हैं तो वो एक बहुत बड़ी संख्या जो मोस्टली पूर्वांचली हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वो उनकी आवाज बन के पार्लियामेंट में बोलते हैं। थ्योरेटिकली वो उनकी आवाज है, मतलब वो बोल रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हो, क्योंकि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही बाकी सारे पार्लियामेंटेरियन, कंगना रनावत, बाकी जितने भी पार्लियामेंटेरियन है स्पेसिफिकली लोकसभा के अंदर, वो जनता की आवाज है। तो पार्लियामेंट इज अ वॉइस ऑफ पीपल ऑल्सो, और वॉइस ऑफ पीपल का मतलब होता है डेमोक्रेसी। जनता की आवाज ही तो होती है डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट जनता की आवाज है, इसलिए पार्लियामेंट इज ऑल्सो रेफर्ड एज, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, पार्लियामेंट को हम क्या नाम देते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीट ऑफ डेमोक्रेसी। इसको रेफर करते हैं हम सीट ऑफ डेमोक्रेसी बोलकर। अगर पार्लियामेंट सही काम करती है तो समझो डेमोक्रेसी जिंदा है। अगर पार्लियामेंट में ऑपोजिशन सरकार से सवाल पूछती है तो डेमोक्रेसी जिंदा है। अगर पार्लियामेंट में हेल्दी डिबेट होता है, गाली गलौच नहीं होता या टाइम पास नहीं होता, तो डेमोक्रेसी जिंदा है। अगर पार्लियामेंट में डिबेट अलाउड है तो डेमोक्रेसी जिंदा है। अब देखिए, मैं सीधा राज्यसभा पे आता हूं। लेट मी स्टार्ट विद राज्यसभा। बट राज्यसभा कॉन्सेप्ट क्या है पहले आप ये समझिए। राज्यसभा इज नोन विद द नेम, राज्यसभा को हम हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। एक बात आप याद रखिएगा, रिमेंबर वन थिंग, कोई भी कंट्री अगर फेडरल है, डू रिमेंबर दैट इफ एनी कंट्री इज फेडरल, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी कंट्री और वो अगर फेडरल है, अभी फेडरल क्या है ये मैं अलग से क्लास जब लूंगा तो उसमें समझाऊंगा डिटेल में। आज मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूं कि फेडरल में थोड़ी पावर सेंटर के पास होती है और थोड़ी पावर स्टेट के पास होती है। मतलब देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे पिताजी थोड़ी जायदाद बड़े भाई को दे देंगे, थोड़ी छोटे भाई को दे देंगे, वो डिवीजन उस घर को बनाता है फेडरल। ऐसे ही संविधान थोड़ी पावर सेंटर को देता है, सेंटर लॉ बना सकता है, सेंटर कैन मेक लॉ, स्टेट कैन मेक लॉ, सेंटर कैन हैव देयर ऑफिसर्स, स्टेट हैव देयर ओन ऑफिसर्स, सेंटर हैज फोर्स, स्टेट आल्सो हैज अ फोर्स। तो सेंटर को भी अपना पैराफर्नेलिया दिया हुआ है, स्टेट को भी अपना पैराफर्नेलिया दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो बंटवारा होता है इसे कहते हैं फेडरल। और अगर सारी पावर सेंटर को दे दी जाए, लॉ मेकिंग सिर्फ सेंटर करेगा, पार्लियामेंट करेगा, स्टेट नहीं करेगा, अगर ऐसा है तो वो देश बन जाता है यूनिटरी। तो सीधी बात यह है कि अगर कोई कंट्री फेडरल है, इफ एनी कंट्री इज फेडरल, देन इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द स्टेट्स। तब स्टेट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, तभी वो कंट्री बनती है फेडरल। अब भारत फेडरल है, आप जानते हो, इंडिया इज फेडरल, यू नो दैट। इंडिया छोड़ो, वर्ल्ड की किसी भी एक्स वाई जेड कंट्री को उठा लो, अगर वो फेडरल है तो उस देश की पार्लियामेंट में आपको दो हाउस मिलेंगे। रशिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, अमेरिका हो, कोई भी कंट्री अगर फेडरल है, इफ एनी कंट्री इज फेडरल, देन दैट कंट्री फॉर श्योर will have two houses. The lower house, which is also called as the popular house, जैसे इंडिया में लोअर हाउस है लोकसभा, अमेरिका में उसे कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यूके में उसे कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो कोई भी कंट्री अगर फेडरल होगी, आपको वहां पर हमेशा दो हाउस मिलेंगे। फेडरल कंट्री इज ऑलवेज बाइकैमरल लेजिस्लेचर। बाइकैमरल मतलब दो, वहां पर लॉ बनाने के लिए दो हाउस मिलेंगे, एक लोअर हाउस है और एक अपर हाउस है, ठीक है। रशिया में देख लीजिए आप, रशिया में भी दो हाउस है, अमेरिका में भी दो हाउस है,
कनाडा में भी 2 हाउस हैं, इंडिया में भी 2 हाउस हैं। कोई भी कंट्री अगर फेडरल है तो वहां पे आपको 2 हाउस मिलेंगे। मगर अगर बट इफ देयर आर 2 हाउसेस देन इट्स नॉट अ गारंटी दैट द कंट्री विल बी फेडरल। ये याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं मैं आपको। अगर कोई देश फेडरल है तो वहां पर लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट में 2 हाउस मिलेंगे आपको, पक्का। मगर अगर सिर्फ 2 हाउस हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो फेडरल होगा। आप यूके को ले लो, यूके में पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउस है मगर फिर भी वो फेडरल नहीं है। तो 2 हाउस होना फेडरल होने की गारंटी नहीं है, मगर फेडरल होने से 2 हाउस होंगे इसकी गारंटी पक्की है। अब इंडिया में जो अपर हाउस है उसे हम कह देते हैं राज्यसभा। राज्यसभा मतलब हाउस ऑफ स्टेट्स। लोकसभा जनता की आवाज बनती है, लोकसभा इज रिप्रेजेंटिंग पीपल एंड राज्यसभा इज रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स। अब इसका मतलब क्या है कि राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मैं अभी आपको बताता हूं, देखिएगा। आई गिव एन एग्जांपल विद दिस डायग्राम। मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा ताकि थोड़ा टाइम सेव हो जाए। देखिए, संविधान के हिसाब से एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने एक लिमिट फिक्स कर दी है। देयर इज अ कैप फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट राज्यसभा कैनॉट हैव मोर देन 250 एमपीस। मैक्सिमम राज्यसभा में 250 एमपी हो सकते हैं। मगर अभी कितने हैं? एज ऑफ नाउ इट इज 245। ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं जाना है। वहां तक जा सकते हैं पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो मैक्सिमम सीट्स इन राज्यसभा अलाउड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से 238 इलेक्टेड एमपी हो सकते हैं राज्यसभा में और 12 नॉमिनेटेड हो सकते हैं। इलेक्टेड नॉमिनेटेड का मतलब क्या होता है ये मैंने पहली क्लास में समझा दिया था आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम 250 एमपी हो सकते हैं, मगर फिलहाल पॉपुलेशन के हिसाब से पार्लियामेंट ने जितने एमपी फिक्स करे हुए हैं वो है 233 प्लस 12। 233 एमपी इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड है। नॉमिनेशन क्यों होता है, कैसे होता है, ये पिछली बार बताया था। नॉमिनेटेड एमपी जो होते हैं वो इसलिए नॉमिनेट किए जाते हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज होती है। आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, इनके अलावा भी कुछ फील्ड है, उनसे भी आप लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे पीटी उषा स्पोर्ट्स को रिलेट करती थी, नॉमिनेट हुई। तेंदुलकर, रंजन गोगोई सीजीआई थे, वो भी नॉमिनेट हुए। तो जो भी एक्सपर्ट फील्ड से आता है उसे राज्यसभा में हम नॉमिनेट कर सकते हैं ताकि अपनी एक्सपर्ट नॉलेज से वो लॉ मेकिंग में अपना इनपुट दे सके। अब कल को आप मान लीजिए मूवी मेकिंग को लेकर, सेंसरशिप को लेकर एक लॉ पास कर रहे हैं और आपके पास अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो नॉमिनेटेड मेंबर बने हुए हैं, मान लीजिए जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर अपना जो बेस्ट आइडिया है, एक्सपीरियंस है, इनपुट है, वो उस लॉ मेकिंग में डालेंगे जरूर। वो चुप बैठने वालों में से तो वैसे भी नहीं है, ठीक है ना। अभी जया बच्चन है, वो अपनी जो एक्सपीरियंस है एज एन आर्टिस्ट वो बताएंगी कि सेंसरशिप के इस लॉ में ये प्रॉब्लम है। या आर्ट को लेकर जो आप ये लॉ बना रहे हैं, मूवीज को लेकर जो आप लॉ बना रहे हैं, सोशल मीडिया को लेकर जो लॉ बना रहे हैं, एज एन आर्टिस्ट मुझे लगता है कि इसका ये नुकसान है, ये फायदा है। ऐसे एक्सपर्ट लोगों का जब व्यू आएगा तो लॉ मेकिंग बेहतर बनेगा। अब खैर ये बता दिया मैंने आपको, संविधान के हिसाब से मैक्सिमम इतने एमपी हो सकते हैं, मगर फिलहाल जितने अलाउ अभी प्रेजेंट हैं वो है 245, जिनमें से 233 इलेक्टेड एमपी है और 12 नॉमिनेटेड है। जो इलेक्टेड एमपी है ये अलग अलग स्टेट्स और यूटी से आते हैं। दे कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी। बट रिमेंबर, राज्यसभा में सारे स्टेट से आपको एमपी मिल जाएंगे, मगर सिर्फ 3 यूटी के एमपी दिखते हैं राज्यसभा में। वो है दिल्ली, पुडुचेरी
और जम्मू कश्मीर। अभी जम्मू कश्मीर यूटी हो गया, पहले तो स्टेट था। तो सिर्फ ये ओनली 3 यूटीज आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा। बाकी यूटीज को राज्यसभा में एमपी नहीं है, उन्हें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है। सिर्फ ये 3 यूटी हैं जिन्हें राज्यसभा में सीट मिली हुई है, ठीक है ना, बाकियों को नहीं है। मगर अगर मैं ये बात आपसे लोकसभा को लेकर पूछूं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। देखिए मैंने पिछले वीडियोस के भी देखे कमेंट, काफी बच्चे बहुत सीरियसली डिलिजेंटली इन्होंने कमेंट किया है, आंसर किया है, और मैं सलाम करता हूं ऐसे लोगों को। भले ही मैं उनका आंसर यहाँ पे ना पढ़ पाऊं, मगर वो अपने लेवल पे आंसर कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मेरा आपसे सवाल ये है कि भारत का कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिससे कोई भी एमपी लोकसभा में नहीं आता? विच यूनियन टेरिटरी इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन लोकसभा? स्टेट्स तो सारे, सब स्टेट से एमपी मिल जाएंगे आपको लोकसभा में। दिल्ली का भी एक लोकसभा में आपको एमपी मिल जाएगा, पौंडीचेरी का भी मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर का भी मिल जाएगा। कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका कोई भी एमपी लोकसभा में नहीं है? ये तो राज्यसभा की बात चल रही है ना, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। आप जवाब दीजिए, 2-3 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं सोचने के लिए। ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है लोकसभा में। हर एक यूनियन टेरिटरी, हर एक स्टेट से कोई ना कोई एमपी लोकसभा में जरूर है, मगर राज्यसभा में सिर्फ 3 यूटी को स्पेस मिला है। वो कौन सी है? दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। बाकी सारे स्टेट्स तो हैं ही, जितने भी हैं सारे स्टेट्स हैं। तो एनीवेज, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब सवाल ये है कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा की लाइफ क्या है? अब राज्यसभा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं यहां पर। ये एक हाउस है, अब ये आपके सामने है, कोई जादू दिखाने वाला नहीं हूं मैं। ये राज्यसभा है, टोटल मेंबर कितने? 245, 233 इलेक्टेड है, 12 नॉमिनेटेड है। अब जो इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, द राज्यसभा इलेक्शन आर बाइनियल। बाइनियल मतलब कि हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं वहां पर, क्योंकि हर 2 साल में, एवरी 2 years, राज्यसभा के जो 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाते हैं मतलब अपना टर्म पूरा कर लेते हैं। टर्म पूरा कर लेते हैं मतलब कैलकुलेशन ऐसी बिठाई है, कैलकुलेशन इज सच दैट every 2 years 1/3 members complete their 6-year term। देखिए साहब, राज्यसभा में आप इलेक्टेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड मेंबर हो, आपका जो टर्म है, टर्म ऑफ एवरी एमपी राज्यसभा इज 6 years। राज्यसभा की अपनी कोई लाइफ नहीं है, मतलब अगर ये 245 मेंबर है राज्यसभा के, तो आफ्टर एवरी 2 years 1/3 members will go out and new 1/3 members will come। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि राज्यसभा के सारे मेंबर अपना टर्म एक साथ पूरा करें। राज्यसभा कभी भी मेंबर से खाली नहीं होगी, हमेशा आपको वहां पर 2/3 मेंबर के आसपास मिलेंगे। मगर लोकसभा हर 5 साल बाद खाली होती है। पूरा खाली कर दूं अगर मैं इसे पानी को फेंक के, इफ आई एम्प्टी दिस ग्लास, दिस मीन्स दैट दिस हाउस हैज बीन डिसॉल्व्ड। देखिए ये मान लो ये लोकसभा है, आफ्टर एवरी 5 years लोकसभा डिसॉल्व होती है। लोकसभा डिसॉल्व होती है मतलब ये हो गई लोकसभा डिसॉल्व, खाली हो गई तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई, दोबारा इलेक्शन कराएंगे,
नए मेंबर आएंगे, ये नई लोकसभा आ गई। पर राज्यसभा के साथ कभी ऐसा नहीं होता कि पूरी राज्यसभा खाली हो जाए। सिर्फ 1/3 मेंबर बाहर जाएंगे और नए 1/3 मेंबर आएंगे, वो भी हर 2 साल में। तो नॉर्मली हर 2 साल में राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर आपने देखा होगा कि उनके भी राज्यसभा इलेक्शन हुए थे। अब एक बात समझने वाली है, अगर मैं इस पानी को खत्म कर दूं, मतलब पानी को फेंक दूं, तो ये हाउस हो गया डिसॉल्व। सारे मेंबर चले गए, नए मेंबर आएंगे इलेक्शन से। सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। अगर मैं इस गिलास को तोड़ दूं, छोड़ दूं, टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो समझो ये हाउस हो गया एबॉलिश। इफ आई थ्रो द ग्लास, ब्रेक द ग्लास, डिस्ट्रॉय द ग्लास, और द ग्लास विल सीज टू एग्जिस्ट, द हाउस हैज बीन डिस्ट्रॉयड, एबॉलिश्ड। अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि राज्यसभा एबॉलिश होता है, ये पिछली क्लास में आपको मैंने बताया भी था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है। लास्ट टाइम बताया था मैंने आपको। इन इंडिया देयर आर 6 स्टेट्स विच हैव 2 हाउसेस टू मेक लॉ। भारत में सिर्फ ऐसे 6 स्टेट हैं जहां लॉ बनाने के लिए 2 हाउस है, अपर हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोअर हाउस असेंबली। बाकी स्टेट में सिर्फ असेंबली है, काउंसिल नहीं है। ठीक है ना। तो सिर्फ 6 स्टेट में 2 हाउस है, बाकी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ असेंबली है, और सेंटर में तो लोकसभा राज्यसभा है ही है। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको और बता दूं कि मान लीजिए ये हरियाणा की असेंबली है और हरियाणा में लग गया प्रेसिडेंट रूल, तो ये जो असेंबली है ये पहले होती है सस्पेंड। सस्पेंड होने का मतलब है ये हमने इसे कर दिया फ्रीज। फ्रीज करने का मतलब है एमएलए तो है मगर वो लॉ बनाएंगे नहीं, लॉ बनाना अलाउड नहीं है उनको। अगर मैं आपको स्टैचू कर दूं तो मैंने आपको कर दिया सस्पेंड। कहते हैं ना असेंबली सस्पेंड कर दी। सस्पेंड करने का मतलब है आप लॉ नहीं बना सकते, भले ही आप एमएलए हो मगर आप लोग लॉ नहीं बना सकते। फिर अगर इस पानी को फेंक दूं तो असेंबली क्या हो गई, डिसॉल्व, खाली हो गई। अब इलेक्शन करा के नए एमएलए आएंगे। और अगर इसे तोड़ दूं तो ये हो गई अबॉलिश। अब एग्जाम के हिसाब से ये आप सब सवाल पूछता हूं, आप बताइएगा कि ये 3 ऑप्शन मैंने यहां लिखे हैं, डिसॉल्व, एबॉलिश, सस्पेंडेड, तो किस हाउस के साथ क्या हो सकता है, ये आप जवाब दीजिए। क्या राज्यसभा सस्पेंड हो सकती है कि भाई एमपी तो रहेंगे मगर लॉ नहीं बना सकते? आंसर है नहीं। राज्यसभा और लोकसभा कभी सस्पेंड नहीं होती। सस्पेंड मतलब कि भाई आप लॉ नहीं बना सकते। राज्यसभा डिसॉल्व हो सकती है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है। राज्यसभा अबॉलिश हो सकती है, तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं राज्यसभा को? नहीं, वो हमेशा रहेगी। ना तो आप उसे सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब फ्रीज कर सकते हैं, ना ही उसे डिसॉल्व कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हर 5 साल में होती भी है, खत्म की जा सकती है और सस्पेंड भी नहीं हो रही। ऐसा भी नहीं कि एमपी स्टैचू आप लॉ नहीं बनाओगे। टेम्परेरी सस्पेंशन होता है और जैसे कुछ घंटों के लिए आपको छुट्टी दे दी, वो अलग बात है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। मगर जिस तरह से स्टेट में असेंबली सस्पेंड हो जाती है प्रेसिडेंट रूल लगते टाइम में, ऐसे हम लोकसभा को सस्पेंड नहीं करते। खैर, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या सस्पेंड होती है? बिल्कुल हो सकती है। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है असेंबली सस्पेंड हो जाती है पहले, मतलब लॉ मेकर्स लॉ नहीं बना सकते, आपके लिए लॉ सेंटर बनाएगा। सस्पेंड हो सकती है। असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, हर 5 साल में डिसॉल्व होती है। एबॉलिश हो सकती है, नहीं। असेंबली के भले मेंबर ना हो मगर एज इंस्टीट्यूशन वो हमेशा प्रेजेंट रहेगी।
काउंसिल, काउंसिल को आप डिसॉल्व करते कभी नहीं। ये राज्यसभा की तरह है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, नए 1/3 मेंबर आएंगे, ये भी परमानेंट हाउस है, तो ये डिसॉल्व तो नहीं होगी सर। कभी ऐसा नहीं होगा कि पूरी काउंसिल खाली हो गई, एक भी मेंबर नहीं है। एबॉलिश हो सकती है, एबॉलिश हो सकती है मतलब जैसे देयर वाज अ टाइम व्हेन आंध्र प्रदेश हैड एन काउंसिल, एक टाइम था आंध्रा में काउंसिल हुआ करता था, फिर उसे हटा दिया गया, दोबारा से ले आए, तो एज एन इंस्टीट्यूशन वो खत्म किया जा सकता है, क्योंकि 6 स्टेट में ही तो है, बाकियों में तो वैसे भी नहीं है, तो जिन 6 स्टेट में है उनमें भी हटाया जा सकता है अगर पार्लियामेंट ये लॉ पास करे तो, ठीक है। सस्पेंशन में डाल सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लग गया उस केस में उसको सस्पेंड कर सकते हैं, बट देन दिस इज अ सेपरेट टॉपिक विच आई टेक ड्यूरिंग इमरजेंसी। मोटी मोटी बात जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है ये, माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट इज दिस। तो ये सब समझाने के लिए मैंने ये आपको पूरी की पूरी राम कहानी सुनाई थी, होपफुली कुछ समझ में आई होगी बात आपको। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द लाइफ ऑफ राज्यसभा, तो इट इज नॉट फिक्स्ड, it is permanent body. What is the tenure of every MP of Rajya Sabha? तो आंसर है 6 years, चाहे वो इलेक्टेड MP हो चाहे वो नॉमिनेटेड MP हो, ठीक है ना, वो 6 साल के लिए आता है। अब सवाल ये कि राज्यसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, काफी लोगों को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि हाउ द राज्यसभा इलेक्शंस आर हेल्ड, बिकॉज रिसेंटली जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए राज्यसभा के, और उस पर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि क्रॉस वोटिंग हो गई, किसी और की पार्टी को वोट दे दिया आपने। अब मैं वो समझाने जा रहा हूं आपको, देखिए पहली बात तो क्या है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स टू होल्ड राज्यसभा इलेक्शंस। राज्यसभा इलेक्शन कराने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल ये है सर, क्योंकि पीपल डोंट डायरेक्टली इलेक्ट द एमपी राज्यसभा, राज्यसभा के एमपी को लोग डायरेक्टली तो इलेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। जो लोगों की अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको। सवाल मेरा जो है वो जिसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है वो ये है कि जब अगर आपसे कोई पूछ ले कि राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो राज्यसभा एमपी को इलेक्ट करने के लिए जो इलेक्शन होते हैं वो ओपन बैलेट सिस्टम से होते हैं या क्लोज से होते हैं? प्रेसिडेंट में हमने किया था क्लोज बैलेट, राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो ओपन बैलेट से होते हैं क्लोज्ड? 2-3 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिए। ओपन बैलेट सिस्टम से होते हैं, कराता कौन है? कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए ये मैं लास्ट टाइम समझा चुका हूं आपको, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। यहां पर आप एक को वोट नहीं करते, यहां पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आप प्रेफरेंस देते हो कि भाई मैं चाहता हूं ये बंदा एमपी बने, अगर वो नहीं भी बना तो फिर उसके बाद ये बने, दोनों हार गए तो वो बने। मेरी पहली पसंद कमला पसंद, दूसरी पसंद पान पसंद, ठीक है ना। ऐसे कई लोग होते कि यार कमला पसंद ले आई हो, कमला पसंद ना मिले तो पान पसंद ले आई हो, ये वो प्रेफरेंस सिस्टम है, इसी को हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। फिर ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको। अब देखिए डायग्राम से समझिए, यहां पे जैसे मैंने बोला इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अगर हम एक एग्जांपल बिहार का ले ले, बिहार के इलेक्शन आजकल गर्म है ना, तो मैंने बिहार का एग्जांपल बना दिया है यहाँ पे। एज्यूम दैट दिस इज राज्यसभा एंड एवरी स्टेट हैज गॉट सीट्स इन राज्यसभा, हर स्टेट को सीट मिली है राज्यसभा में। सीट का मतलब होता है एमपी, एक सीट मतलब एक एमपी। अब जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा उसके एमपी ज्यादा, सिक्किम की कम है तो एमपी भी कम है, तो द स्टेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन राज्यसभा इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है तो एमपी भी ज्यादा होंगे राज्यसभा में,
उत्तर प्रदेश की और भी ज्यादा है, तो और भी ज्यादा एमपी होंगे, ठीक है ना। तो स्टेट को उतनी जगह मिली है जितनी उनकी पॉपुलेशन है, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। दूसरी बात, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या है यहाँ पे, ये बताता हूँ आपको। देखिए, ये है बिहार की जनता, पीपल ऑफ बिहार। पीपल ऑफ बिहार विल चूज देयर एमएलए। बिहार के जो लोग हैं, अभी असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो 243 एमएलए चूज करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कल को बिहार में राज्यसभा में 31 सीटें हैं। बिहार हैज गॉट 31 सीट्स इन राज्यसभा। अब सारी सीट एक साथ खाली नहीं होती है। मान लो बिहार की 31 सीट है राज्यसभा में, और एक सीट पे इलेक्शन ड्यू है, एक सीट खाली होने वाली है, वहां इलेक्शन होने वाले, और उस सीट को भरने के लिए 1, 2, 3 ये 3 कैंडिडेट है, ये 3 कंटेस्टेंट है, और इन तीनों में से कोई एक इस सीट को ऑक्यूपाई करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, फिल करेगा। तो उस केस में क्या होता है, पीपल विल इलेक्ट द एमएलए एंड दीज एमएलए विल गिव प्रेफरेंसेस, either they want him to become the MP, him to become the MP और him to become the MP। मेरी पहली पसंद कौन है, दूसरी कौन है, तीसरी कौन है, सारे एमएलए अपनी अपनी पसंद बताते हैं, पसंद बताते हैं, प्रेफरेंसेस बताते हैं। यह है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर जिसको आधी से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी वो जीत जाएगा, और वो एमपी बनेगा बिहार को रिप्रेजेंट करने के लिए। कहां पर, राज्यसभा में। तो इसलिए मैंने बोला ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ठीक है। अब ये भी आप याद रखना कि जब इलेक्शंस आर हेल्ड इन बिहार टू फिल द सीट ऑफ बिहार एमपी, तो उसमें सिर्फ बिहार के एमएलए वोट करेंगे, उड़ीसा या बंगाल के नहीं करेंगे। जिस भी स्टेट की सीट खाली होती है राज्यसभा में, सिर्फ उस स्टेट के एमएलए वोट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, 1, 2, 3 these are the 3 contestants and one of them will represent बिहार इन राज्यसभा। ये 3 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, 3 में से कोई एक बिहार को रिप्रेजेंट करेगा राज्यसभा में। तो क्या इन तीनों का बिहार को बिलोंग करना जरूरी है? इज इट नेसेसरी फॉर देम टू बी रजिस्टर्ड वोटर इन बिहार? आंसर है नो। राज्यसभा का एमपी किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, भले ही वो खुद उस स्टेट को ना बिलोंग करता हो। मनमोहन सिंह असम को रिप्रेजेंट करते थे, अब वो खुद असम से थोड़ी ना है, उनका नाम तो दिल्ली की वोटर लिस्ट में था, फिर भी वो असम को रिप्रेजेंट करते थे। ये एक प्रॉब्लम भी है इलेक्शन राज्यसभा के सिस्टम में, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, जब आप वोटिंग करते हैं तो इन एमएलएस को उनकी पॉलिटिकल पार्टी व्हिप इशू कर देती है कि आपको किसको वोट करना है, आपकी पार्टी आपको पहले बता देती है, उसे हम कहते हैं व्हिप। अब यहां होगा क्या, समझिए इस बात को, कि इसे हाउस ऑफ स्टेट क्यों बोलते हैं। अब मान लीजिए ये जो सेकंड नंबर कैंडिडेट है ये जीत गया, तो इसका मतलब ये है कि दिस मैन विल स्पीक फॉर बिहार इन राज्यसभा नाउ। ऑलरेडी देयर आर मोर पीपल टू स्पीक फॉर बिहार। अब समझने वाली बात यह है सर, कि अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि ये जो आदमी है इसका नाम है नथुराम, ये है नथु राम रिप्रेजेंटिंग बिहार इन राज्यसभा। आपने देखा मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, बिहार। नथुराम बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा है। नथुराम इतना बड़ा आदमी कि पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करेगा? भैया इतना ही बड़ा आदमी है वो, क्योंकि नथुराम किसका मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है। राज्यसभा में हर एक मेंबर पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि स्टेट की एक पॉपुलेशन को। ये समझो लोकसभा राज्यसभा में फर्क क्या है। देखिए, अगर ये बिहार है तो बिहार को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब है एक पॉपुलेशन। ये पूरा बिहार स्टेट है, तो इसे हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया।
कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 3, 4, 5। मान लो ये पटना है, मुझे नहीं पता, अगर कहीं नाम वाम में गलती हो जाए तो टेंशन मत लेना। दानापुर, भागलपुर, और ये है लोकसभा। अब अगर लोकसभा में मुंह खोलेगा यहां को रिप्रेजेंट करने वाला एमपी, इफ दिस इज द एमपी रिप्रेजेंटिंग पटना इन लोकसभा, ये एमपी सिर्फ पटना को रिप्रेजेंट करेगा, ये एमपी सिर्फ दानापुर को रिप्रेजेंट करेगा। दानापुर मतलब पीपल ऑफ दानापुर, पटना मतलब पीपल ऑफ पटना। इसका क्या मतलब है? दिस एमपी, बिकॉज दे आर एमपी ऑफ लोकसभा, ये सिर्फ he will speak only for the people of Patna, because he is representing Patna, not Pura Bihar. He will speak only about the problems of people of Danapur, because he is representing Danapur, not the Pura Bihar. क्योंकि ये एमपी कहां पर है? लोकसभा में। मगर अगर ये राज्यसभा होता, had this been राज्यसभा, तो डायग्राम कुछ और होता। फिर ये होता सर बिहार, और ये आपके हैं 31 एमपी, और ये है राज्यसभा। अब एनी ऑफ दीज एमपी, इनमें से कोई भी एमपी कैन स्पीक अबाउट एनी पार्ट ऑफ बिहार और द होल बिहार इन राज्यसभा। इन 31 एमपी से अगर आप राज्यसभा में सुनेंगे कुछ बोलते हुए, these people will not speak for, they will not represent only a particular section of Bihar, they will speak for any part of Bihar, क्योंकि ये जो लोग हैं they represent any or full part of state। अभी मान लो बिहार को अपना जीएसटी का ड्यू नहीं मिला, मान लो, ऐसा है तो नहीं खैर, बट मान लो सपोज बिहार डिड नॉट गेट जीएसटी ड्यू फ्रॉम सेंटर, तो एनी ऑफ देम विल स्पीक फॉर इट इन राज्यसभा कि सर हमारे स्टेट को, क्योंकि वो स्टेट के लिए बोलते हैं, बोलेगा सर हमारे स्टेट को जीएसटी नहीं मिला, सर हमारे स्टेट को बैकवर्ड स्टेट का दर्जा चाहिए, वो नहीं मिला, सर हमारे स्टेट में बाढ़ आ गई, हमें हेल्प नहीं मिली। तो दीज पीपल आर देयर टू स्पीक फॉर द होल्स। मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ। It was around, if I'm not wrong, it was around I think 2009 or 10. There was a huge flood, I mean massive flood in Chennai, and number of students from Tamil Nadu. That was the time when civil services mains were due, mains होने वाले थे, and flood आ गए वहाँ पे। अब इतना पानी भर गया कि घरों में पानी भर गया था, और मेंस कुछ ही दिनों, 2-3 दिन बाद मेंस था। तो Mr. Shiv Kumar, who was representing Tamil Nadu in Rajya Sabha, शिव कुमार जी तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ही वाज रिप्रेजेंटिंग तमिलनाडु इन राज्यसभा। ही सेड, सर तमिल स्टूडेंट्स विल हैव प्रॉब्लम टेकिंग द एग्जाम बिकॉज देयर इज फ्लड, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पोस्टपोन द एग्जाम, एग्जाम को पोस्टपोन कर दो कुछ दिनों के लिए। एंड ही इज नॉट स्पीकिंग फॉर चेन्नई ओनली or a particular part of Tamil Nadu only, he is speaking for a whole Tamil Nadu, because he was speaking as a Rajya Sabha member in Rajya Sabha। तो जो राज्य सभा के मेंबर होते हैं वो पूरे स्टेट के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं, दे रिप्रेजेंट स्टेट इन राज्यसभा। जबकि लोकसभा के जो मेंबर है दे रिप्रेजेंट सर्टेन पीपल ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ द स्टेट। इतना समझाने के बाद मैं उम्मीद करता हूं अगर आपने आईएएस का पेपर देना है तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक एमपी लैड फंड भी होता है, अगर मैं आपसे ये बता दूं तो छोटी सी बात है, उसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। अब एमपी है, बड़े लोग हैं, हर साल हर एमपी को 5 करोड़ रुपए मिलता है। एवरी ईयर एवरी एमपी इज गिवन 5 करोड़ रुपीज
टू स्पेंड इन द एरिया फॉर डेवलपमेंट। नाम है एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड। अब इफ दिस एमपी गेट्स 5 करोड़ रुपीज एवरी ईयर, ही इज सपोज टू स्पेंड इट ओनली इन पटना। इसको 5 करोड़ मिलेंगे, सिर्फ पटना में खर्च कर सकता है, दानापुर में नहीं करेगा। पटना में कर दे वही बहुत बड़ी बात है। ये दानापुर में ही करेगा, वो कहीं और नहीं करेगा, क्योंकि लोकसभा के एमपी है। और जो राज्यसभा के एमपी होते हैं उनको भी, हर एमपी को 5 करोड़ रुपए हर साल मिलता है, एमपी लेड फंड। वो स्टेट में कहीं भी खर्च कर सकते हैं, ठीक है ना, वो फ्री है। उनकी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि नॉर्थ बिहार में करो या साउथ बिहार में करो, क्योंकि वो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक इंडिविजुअल एमपी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। बाकी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में बहुत कुछ कराना है और जादू की छड़ी घुमाकर इतने बड़े चैप्टर को इतने टाइम में मतलब खींचना बड़ा मुश्किल है। तो मेरी आपसे निवेदन ये है कि क्लास को समझिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, और थोड़ा इसी चीज को एक बार आप बुक से रेफर कर लीजिए, ताकि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो आपका कॉन्सेप्ट कंसोलिडेटेड है। कॉन्सेप्ट में आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे दी है मैंने। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट चाहिए तो एक बार लक्ष्मीकांत भी आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम के लिए आप पूरी तरह से रेडी हैं। अगर लक्ष्मीकांत आपको ये डिटेल नहीं समझाएगा जो मैं बोर्ड में बना के दिखा रहा हूं आपको, ये शायद ही किसी किताब में इस तरह से बना हुआ मिले आपको। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि क्वालिफिकेशन फॉर कंटेस्टिंग एज अ फॉर द राज्यसभा एमपी ऑफिस, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है दैट इज गिवन इन आर्टिकल 84। आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये रटा हुआ है इसलिए मैंने यहां लिख दिया। अगर आपको ये आर्टिकल याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, बट ये मत बोलना कि मुझे राइट टू लाइफ याद नहीं है कि आर्टिकल 21 क्या है या आर्टिकल 19 क्या है। डोंट रिमेंबर एवरी आर्टिकल, बट फ्यू आर्टिकल्स विच आर इंपॉर्टेंट हैव टू बी रिमेंबर्ड। ये बेकार था, मैंने फिजूल में लिख दिया ये। देखिए, एक क्वालिफिकेशन है जो सबको पता है, मतलब बेसिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। राज्यसभा मेंबर बनने के लिए सिटीजन होना चाहिए, सबको पता है। एज नॉट लेस देन 30 ईयर्स। लोकसभा में 25 है, प्रेसिडेंट के लिए 35 थी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 थी। अब जैसे मैंने आपको बोला कि राज्यसभा मेंबर बनना है आपको, और राज्यसभा मेंबर बन के आपको बिहार को रिप्रेजेंट करना है, तो आपका खुद बिहारी होना जरूरी नहीं है। यू मे बी फ्रॉम केरला, यू मे रिप्रेजेंट बिहार, प्रोवाइडेड यू आर इलेक्टेड बाय द एमएलएज ऑफ बिहार। अगर बिहार के एमएलए आपको बोलते हैं कि आदमी जो केरला को बिलोंग करता है, जिसका वोटर लिस्ट केरला में नाम है, वो बिहार को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है, लेट इट बी। मैंने बोला ना, मनमोहन सिंह असम को रिप्रेजेंट करते थे राज्यसभा में। मनमोहन सिंह असम के थोड़ी ना थे, उनका तो वोटर लिस्ट दिल्ली में नाम था, फिर भी उन्होंने असम को रिप्रेजेंट किया राज्यसभा में, ये अलाउड है। फर्क सिर्फ इतना है, बस वो ये बोलते हैं कि राज्यसभा मेंबर बनना है, इलेक्शन लड़ना है, तो भारत की कहीं पर भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका मतलब वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, सीधी बात। यू शुड बी रजिस्टर्ड वोटर in any of the Lok Sabha constituency। एनी मतलब इंडिया में कहीं पर भी आपका अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर चौथा ये है, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, लास्ट टाइम मैंने आपको ठीक से समझा दिया था। नाउ सी, अगर मैं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस भी समझा दूं यहाँ पे कि व्हाट इज द,
छोटी सी बात में इंपॉर्टेंस ऑफ राज्यसभा। पहली बात तो ये है कि राज्यसभा स्ट्रेंथन्स फेडरलिज्म, क्योंकि वो स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड देयर इंटरेस्ट्स, और जहां स्टेट्स को इतनी वैल्यू दी जाती है वो कंट्री क्या होती है? फेडरल। साथ में जो बताने वाली बात ये भी है, तो कभी कभी क्या होता है कि लोकसभा में, जो लोकसभा है उसमें तो गवर्नमेंट की मेजोरिटी है भाई, लोकसभा में गवर्नमेंट की मेजोरिटी है, तो गवर्नमेंट जो मर्जी बिल चाहे लोकसभा में पास करा सकती है। राज्यसभा बोलता है कि बेटा ये मत करो, ये गलत बात है। जीएसटी बिल, आधार बिल, ट्रिपल तलाक बिल, फार्म बिल्स लोकसभा ने तो पास कर दिए। किसी ने अगर उन्हें टोका, गवर्नमेंट को टोका, तो किसने टोका? राज्यसभा ने। और कभी कभी जो टोकता है वो अच्छे के लिए टोकता है। हो सकता है हम गलत कर रहे हो या गलत तरीके से कर रहे हो, कोई हमें टोक के सही बात समझा सकता है। इसीलिए राज्यसभा को एल्डर माना गया है, रिवाइजरी चैम्बर माना गया, वो सही मार्गदर्शन करता है गवर्नमेंट का। तो राज्यसभा एक रिवाइजरी चैम्बर भी है लॉ मेकिंग के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट तो जो मर्जी बिल पास करा सकते हैं लोकसभा में, खुद की मेजोरिटी है वहां पे। राज्यसभा में उनको अपोजिशन मिलता है, और अपोजिशन डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ होती है। ये बात भी समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी कि जो भी मेंबर है लोकसभा के, राज्यसभा के, उनको जो ओथ दिलाई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या कोई और आदमी प्रेसिडेंट के बिहाफ पे दिलाता है। वो कोई और आदमी कौन है? लोकसभा में है वो प्रोटम स्पीकर, और राज्यसभा में है वो है चेयरमैन राज्यसभा। ठीक है, बट वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये पावर है प्रेसिडेंट की ओथ दिलाने की, राइट। अभी राज्यसभा में जो ऑफिसर है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि राज्यसभा में ऑफिसर कौन कौन है, कैसे कैसे है कहानी। भारत में जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे, जो भी ABC, जो भी, वो राज्यसभा के क्या बन जाएंगे? चेयरमैन। ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो का मतलब यह है कि बाय द वर्च्यू ऑफ, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं इसलिए मैं बन गया राज्यसभा का चेयरमैन। बल्कि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं मिलती है, उन्हें सैलरी भी चेयरमैन राज्यसभा की मिलती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब ये है चेयरमैन राज्यसभा, हु इज नन अदर देन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका काम है इस हाउस को संचालित करना, चलाना, टू रन द अफेयर्स ऑफ द हाउस, दैट्स द जॉब ऑफ द चेयरमैन। फॉर सम रीजन इफ चेयरमैन इज नॉट देयर देन डेप्यूटी चेयरमैन कैन फिल द प्लेस। चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की तरह काम करेंगे। यहां मैं आपको दो तीन बातें बता दूं, बहुत कैटेगोरिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी बोला, वाइस प्रेसिडेंट को सैलरी मिलती है एज चेयरमैन राज्यसभा। VP गेट्स सैलरी एज द चेयरमैन राज्यसभा। अब अगर मैं आपसे बात पूछ लूं कि इज ही द मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्या चेयरमैन राज्यसभा राज्यसभा का मेंबर भी है? 2-3 सेकंड लीजिए, जवाब दीजिए। नहीं, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। वो भले ही चेयरमैन है बट वो मेंबर नहीं, MP थोड़ी ना है वो तो वाइस प्रेसिडेंट था, इसलिए यहां बिठा दिया हमने उसको। मगर ये जो डेप्यूटी चेयरमैन है ये MP राज्यसभा है सर। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं 245 मेंबर्स होते हैं, ये भी उनमें से एक है, बस इलेक्शन जीत के डेप्यूटी चेयरमैन बने। ही हैज बीन इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, ये मेंबर है, ये मेंबर नहीं है, MP है, MP नहीं है, ये बात खत्म हो गई।
दूसरी बात, चेयरमैन राज्यसभा और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा को ओथ कौन दिलाता है? हु विल कंडक्ट ओथ ऑन द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? इन दोनों को ओथ कौन दिलाएगा राज्यसभा में काम करने के लिए? नो वन। क्योंकि चेयरमैन राज्यसभा या डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा चेयरमैन होने के नाते या डेप्यूटी चेयरमैन होने के नाते ओथ लेते ही नहीं है। ये ओथ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरह। ही विल टेक ओथ एज वाइस प्रेसिडेंट एंड ही विल टेक ओथ एज एमपी राज्यसभा, बट चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की कोई ओथ होती ही नहीं। ठीक है, देयर इज नो ओथ। There is no oath for chairman or deputy chairman as chairman and deputy chairman. Deputy chairman MP होने की तरह ओथ लेते हैं. He takes oath as MP. और ये ओथ लेते हैं एज वाइस प्रेसिडेंट. ये बात भी क्लियर हो गई. अब आगे बढ़ते हैं. देखिए साहब, नॉर्मली व्हेन वोटिंग विल टेक प्लेस इन राज्यसभा, जब भी राज्यसभा में वोटिंग होगी तो चेयरमैन हु इज प्रिजाइडिंग द सेशन, चेयरमैन हाउस को प्रिजाइड कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, और वोटिंग हुई तो एवरीबडी कैन वोट बट ही कैनॉट वोट. जब भी वोटिंग होगी राज्यसभा में, चेयरमैन या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन के काम कर रहा है, ही विल नॉट वोट. मगर अगर वोटिंग ऐसी हुई कि 50-50 आउटकम आया, 50 फेवर में 50 अगेंस्ट के, टाई हो गई ना, टाई को ब्रेक करने के लिए वो कास्टिंग वोट डालते हैं. ओनली कास्टिंग वोट टू ब्रेक द टाई. डेडलॉक हो गया, उसे तोड़ने के लिए कास्टिंग वोट डालते हैं. सो पहले इंस्टांस में वोट नहीं करेंगे. ही विल नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस. टाई हो गया तो चलो भाई, किसी के एक फेवर में वोट कर दिया, वो जीत जाएगा. ठीक है, दिस इज टू मेंटेन हिज न्यूट्रलिटी. और यही बात याद रखना कि अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी चेयरमैन का काम कर रहे हैं, चेयरमैन है नहीं, उनकी डेथ हो गई है, वो एब्सेंट है, तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन का काम कर रहे हैं, तो ये रूल उन पर भी अप्लाई होगा. जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पहली बारी में वोट नहीं करेगा, टाई होने पे कास्टिंग वोट करता है. अब अगर हम बात करें इनके रिमूवल की, इन्हें दफ्तर से हटाना है, काम सही से नहीं कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है, समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा. चेयरमैन को हटा रहे हो आप, तो यू आर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 67B में आप एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट को हटा रहे हो. Actually, there is no removal of the chairman राज्यसभा. Effectively, it's the removal of the vice president. तो जो भी रूल वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में लगते हैं वो यहां लगेंगे. एक बात मैं आपको बता दूं कि इफ दिस फेलो इज टू बी रिमूव्ड, तो ही हिमसेल्फ कैन नॉट प्रिजाइड द सेशन टू रिमूव हिम. इतनी बेइज्जती की बात है, मुझे हटाने का सेशन है और मैं ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं, बेइज्जती नहीं होगी हर बार? तो अपने रिमूवल में ये प्रिजाइड नहीं करते. बेइज्जती की बात नहीं है, बात यह है कि वो बायस कर सकते हैं, तो उनको इन्फ्लुएंस ना कर रहे हैं प्रोसेस को,
उन्हें अलाउ ही नहीं करते, तो ही इज नॉट अलाउड टू प्रिसाइड हिज रिमूवल। दूसरी बात, यही रूल डेप्यूटी चेयरमैन पे भी लगेगा। डेप्यूटी चेयरमैन भी अपने रिमूवल के सेशन को प्रिसाइड नहीं कर सकते, उसे कोई और ही करेगा, या तो चेयरमैन करेगा या कोई और मेंबर करेगा, बट वो खुद नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो सेम फॉर डेप्यूटी चेयरमैन। मगर जब आप इनको हटाएंगे तो वोटिंग से तो हटाओगे, उस वोटिंग में चेयरमैन कैन नॉट वोट ड्यूरिंग हिज ओन रिमूवल। अपने रिमूवल के वोटिंग में चेयरमैन वोट नहीं करता, मगर ये भाई साहब कर सकते हैं। मगर डेप्यूटी चेयरमैन को हटाना है तो डेप्यूटी चेयरमैन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट भी कर सकता है, मगर उसे पहली बारी में वोट करना पड़ेगा। अगर टाई हो गया तो उसे ब्रेक करने के लिए वोट नहीं कर सकता। तो ही कैन वोट ड्यूरिंग हिज रिमूवल बट ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस। टाई में नहीं कर सकता, और वो बेचारा तो अपने रिमूवल में वोट कर ही नहीं सकता, और दोनों ही अपने रिमूवल में प्रिजाइड नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इनके जो रिमूवल का प्रोसेस है उसे वोटिंग को किस मेजोरिटी से पास किया जाता है? तो आंसर है इफेक्टिव मेजोरिटी से। द वोट ऑफ द रिमूवल the vote of removal is passed in Rajya Sabha by majority of all the then members। majority of all the then members का मतलब है effective majority। दूसरी बात, जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा था, जब आप इन्हें हटाते हैं, चेयरमैन को हटाना हो या राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन को हटाना हो, तो वोटिंग होगी, और वोटिंग शुरू करने से पहले 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। Either you are removing him or you are removing him. Before you start voting to remove them, before you start the process to remove them, you need to give a 14 days advance notice to the concerned person कि सर आपका रिमूवल शुरू होने वाला है। तो 14 दिन का नोटिस बिफोर रिमूवल प्रोसीडिंग स्टार्ट्स। ये भी याद आपको रखना है। तो नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट लोकसभा। राज्यसभा के बारे में काफी बातें हुई, कुछ लोकसभा की बात करेंगे। एंड इफ द क्वेश्चन कम्स इवन ऑन राज्यसभा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि राज्यसभा लोकसभा की कंबाइंड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें प्रेसिडेंट से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको आंसर करना पड़े। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट लोकसभा, which is also called as the popular house, also called as the house of people। देखिए यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है।
संविधान के हिसाब से जितने मैक्सिमम एमपी हो सकते हैं लोकसभा के अंदर वो है 550, बट एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट करंटली पॉपुलेशन के हिसाब से उसे बढ़ा सकते हैं, सेंसस के बेसिस से बढ़ा सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ेगी नंबर बढ़ जाएंगे। तो एज ऑफ नाउ एज पर द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट करंटली प्रेजेंटली देयर आर 543 एमपीज इन लोकसभा and all are directly elected by people। और याद रखना कि इन 543 के अंदर all the states and all the union territories are represented। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर जिनकी अपने पास एक लॉ मेकिंग बॉडी है उनके तो एमपी होते ही हैं लोकसभा के अंदर। बाकी की जो यूटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप, अब उसमें तो अपनी कोई असेंबली नहीं है, फिर भी लक्षद्वीप से आपको एक एमपी मिल जाएगा। तो सारे यूटीज के और सारे स्टेट्स की आपको प्रेजेंस कहां देखने को मिलती है लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करती है, लोगों को रिप्रेजेंट करती है, और लोग तो यूटी में भी रहते हैं और स्टेट्स में भी रहते हैं। राइट नाउ कितने मेंबर हैं? 543 मेंबर्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने मैक्सिमम कितना अलाउ किया? 550। पहले ये 552 हुआ करता था, क्योंकि साथ में 2 एंग्लो इंडियन एमपी भी होते थे ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, और वो नॉमिनेटेड होते थे। मगर 104th अमेंडमेंट एक्ट ने इसे खत्म कर दिया है। नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द पॉपुलर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या असेंबली हो, खत्म कर दिया गया है। कौन सी अमेंडमेंट एक्ट ने किया था? 104th ने। ये आपको याद रखना है। अब आप ये समझिए कि लोकसभा के पास वो है जो राज्यसभा के पास नहीं है कुछ मामलों में, और कुछ पावर ऐसी हैं जो सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। जैसे कि अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा, फॉर एग्जांपल 67 क्लॉज बी, जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है, इट कैन बिगिन ओनली इन राज्यसभा। उसके बाद आर्टिकल 312, ऑल इंडिया सर्विसेज को कौन क्रिएट करता है? देखो ये सवाल अपने आप में एग्जाम में आगे आ गया तो मुझे यकीन है 99% लोग गलत करके आएंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ऑल इंडिया सर्विसेज कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड है, तो बोलो हाँ है, क्योंकि संविधान में इसका जिक्र है। कोई आपसे बोले ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज्ड है, हाँ है, क्योंकि इसका जिक्र 312 में है। कोई आपसे बोले कि हु क्रिएट्स ऑल इंडिया सर्विस, राज्यसभा और लोकसभा, आप जवाब दीजिए इस बात का। हु क्रिएट्स ऑल इंडिया सर्विस, राज्यसभा और लोकसभा? जवाब दीजिए। आंसर है पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा दोनों पास करेंगे प्रपोजल, तब बनेगी एक नई ऑल इंडिया सर्विस। अभी तो 3 है ना, आईएएस, आईपीएस एंड फॉरेस्ट, जो सेंटर में भी सर्व करती है और स्टेट में भी करती है। अब कल को आपको एक नई सर्विस बनानी है, जुडिशियल सर्विस बनानी है, तो दोनों हाउस पास करेंगे तब बनेगी। मगर ये तब होगा जब राज्यसभा ऐसा प्रपोजल पास करे। ओनली व्हेन राज्यसभा पासिस द प्रपोजल कि भाई हमें एक नई ऑल इंडिया सर्विस चाहिए, तो राज्यसभा में ही इनिशिएशन हो सकता है। राज्यसभा में इनिशिएट होती है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल 249 होता है, ये फेडरलिज्म में मैं आपको कराऊंगा। अगर स्टेट सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना है तो कर सकता है। भाई लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 3 है। लिस्ट 2 है स्टेट सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है, वो उसकी अधिकार है। अगर ये अधिकार आप पार्लियामेंट को दे दोगे तो ये अलाउड है अंडर आर्टिकल 249। मतलब पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना रहा है, स्टेट नहीं बना रहा, पार्लियामेंट बना रहा है। मगर वो तब कर सकता है जब ऐसा करने की अप्रूवल राज्यसभा से दी गई हो कि भाई नेशनल इंटरेस्ट में जरूरी है कि पार्लियामेंट जो कि सेंटर है वो स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाए। अगर राज्यसभा प्रपोजल पास करता है कि पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बनाए, तो ऐसी पावर पार्लियामेंट को मिल सकती है। तो आर्टिकल 249, आर्टिकल 67 क्लॉज बी, आर्टिकल 312
राज्यसभा की स्पेशल पावर है, क्योंकि ये पावर लोकसभा के पास नहीं है। इसी तरीके से लोकसभा के पास भी कुछ स्पेशल पावर है जो राज्यसभा के पास नहीं है। स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, पहला ये है साहब कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली आता है लोकसभा में और वहीं वो पास होता है। मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल, responsible to the पॉपुलर हाउस। रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये कि पॉपुलर हाउस कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा गवर्नमेंट को हटा सकता है, लात मार के हटा सकता है। लात मारने का मतलब है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके हटा सकता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं आता, और वहीं वोट भी होता है वो। उसके बाद आप अगर स्पेशल पावर्स की बात कर रहे हैं तो बता दूं मैं आपको कि जो मनी बिल है वो वोट किया जाता है, वोटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड। वो इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ लोकसभा के अंदर, वोटिंग भी सिर्फ लोकसभा में होती है। तो इंट्रोड्यूस्ड एंड वोटेड ओनली इन लोकसभा। ऐसे ही एक और बिल होता है जो पैसों से ही जुड़ा है, उसे कहते हैं फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी ए ये इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ लोकसभा के अंदर, मतलब ये लोकसभा में पेश होता है, पास होता है, तो राज्यसभा में जाता है। मनी बिल राज्यसभा में वोट नहीं होता, सिर्फ राज्यसभा पे व्यू लिया जाता है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी राज्यसभा में वोट भी होता है, मगर दोनों को इंट्रोड्यूस पहली बार पेश करते हैं सिर्फ कहां पर? लोकसभा में। तो आप इसे पढ़िए, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, बहुत ध्यान से, बहुत इजी है। फिर अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है, चलती हुई नेशनल इमरजेंसी को रोकने की जो पावर है वो लोकसभा के हाथ में है। लोकसभा में एक प्रपोजल आएगा कि भाई नेशनल इमरजेंसी चल रही है, उसे रोकना है, तो अगर ये प्रपोजल पास हो गया तो नेशनल इमरजेंसी रुक सकती है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट the resolution to discontinue ongoing national emergency is introduced and passed in Lok Sabha। चलते हुए इमरजेंसी पे ब्रेक मारने की पावर लोकसभा के हाथ में है, ये काम राज्यसभा नहीं कर सकता। फिर अगर लोकसभा राज्यसभा की कई बार ज्वाइंट सिटिंग कराई जाती है, तो ज्वाइंट सिटिंग के अंदर कोई तो सूत्रधार, कॉमन आदमी, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपको मिलेगा लोकसभा का स्पीकर। तो जो लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। तो ये भी स्पेशल पावर है लोकसभा की। लोकसभा स्पीकर प्रिजाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सवाल ये आता है कि अगर स्पीकर लोकसभा भी नहीं है, मान लो वो बिजी है, भाई वो भी तो इंसान है, बिजी हो गए, बीमार हो गए, फिर तो अगर स्पीकर लोकसभा अवेलेबल नहीं है तो उनकी जगह ये काम करेंगे डेप्यूटी स्पीकर। और मान लो दोनों बीमार है, दोनों अवेलेबल नहीं है, उस फिर ये काम कौन करेगा? फिर ये काम करेंगे डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर ज्वाइंट सिटिंग है और स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन उस ज्वाइंट सिटिंग को प्रिजाइड कर सकते हैं। ये कुछ टेढ़ी बातें हैं जो नॉर्मली लोगों को, मतलब नॉर्मली नहीं पता होती, वैसे पता हो भी सकती है। एक चीज बताने वाली बात यह है कि अगर आप ये देखिए कि
ये है चेयरमैन, ये राज्यसभा है, डेप्यूटी चेयरमैन, ये लोकसभा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर। जिस कलर का मैंने यूज किया, अगर आप इसे लॉजिक लगा पा रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बताना चाहा। आप देखिए, चेयरमैन को छोड़ दूं, चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस। बाकी डेप्यूटी चेयरमैन हाउस के मेंबर होते हैं, डेप्यूटी स्पीकर हाउस के मेंबर होते हैं, स्पीकर लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो ये सब मेंबर है, वो नहीं है। डेप्यूटी चेयरमैन भी मेंबर है, ये फर्क हो जाता है पहली बात तो। दूसरी बात, स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है लोकसभा से, डेप्यूटी स्पीकर को भी लोकसभा से इलेक्ट किया जाता है। तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा ओनली। लोकसभा मेंबर्स से ही किसी एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है स्पीकर, और उसके बाद डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट किया जाता है। बट इनका काम क्या है? काम ये है साहब कि अगर स्पीकर अवेलेबल नहीं है, स्पीकर इज नॉट अवेलेबल, वैकेंट है वो पोस्ट, उनकी डेथ हो गई, रिजाइन कर गए, या बीमार है, अवेलेबल नहीं है, तो डेप्यूटी स्पीकर विल टेक चार्ज एज अ स्पीकर और वो हाउस को रन करेंगे। और अगर मान लीजिए दोनों अवेलेबल नहीं है तो हाउस के एक मेंबर को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाएगा। उसका ऑलरेडी एक पैनल बना होता है, उसी में से किसी ना किसी को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाता है। 5 एमपीज का एक एडवांस में पैनल बना के रखते हैं, उनमें से किसी एक को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। तो दैट वे देयर इज अ स्कोप ऑफ कंटिंजेंसी ऑल्सो। अब एक चीज यहां पर भी अप्लाई होती है जो वहां पर भी कॉमन थी, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की कोई ओथ नहीं है एज चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। ये ओथ लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, ये ओथ लेते हैं एमपी की। स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की भी कोई ओथ नहीं है, देयर इज नो ओथ ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। they take oath as MP। तो एमपी होने के नाते ओथ लेते हैं, एमपी लोकसभा होने के नाते ओथ लेते हैं। अब यहां पर एक चीज और डिफरेंस है, तभी मैंने आमने सामने बनाया। चेयरमैन विल गिव रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। चेयरमैन अगर रिजाइन करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को, बट डेप्यूटी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन देते हैं चेयरमैन को। मगर यहां पर डिफरेंट है, ये एक दूसरे को देते रहते हैं, तो मुझे रेजिग्नेशन दो, मैं तुम्हें दूंगा। तो ये ऐसे हो गया, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर को। ये म्यूचुअल चलता है यहां पे। अब ये बात समझिए आप कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है यहां पे। 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ऐसे समझ लो आप। डिसॉल्व हो जाती है मतलब सारे मेंबर्स का टर्म पूरा होता है, इलेक्शन होंगे, नए मेंबर आएंगे। व्हेन लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, when Lok Sabha is dissolved, all the MPs will cease to be MP, but Speaker will continue in office. लोकसभा खत्म हो जाने के बाद भी सारे एमपीज को हटा दिया जाता है कि चलो भाई तुम्हारा टर्म पूरा हो गया, एक्सपायर हो गया, जाओ अब नए एमपी आएंगे। तो जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई,
सारे एमपी अपने पोजीशन लूज कर जाते हैं। और एक स्पीकर की पोस्ट ऐसी होती है जो स्पीकर बना रहता है, काम नहीं करता, काम करने को कुछ है ही नहीं, हाउस खाली पड़ा है। तो लोकसभा डिसॉल्व होने पे सारे एमपी एमपीशिप से जाते हैं, मगर स्पीकर स्पीकर रहता है जब तक इलेक्शन के बाद नई लोकसभा नहीं आ जाती है। ठीक है ना? तो सिंबॉलिकली है, काम कुछ नहीं है स्पीकर का, लोकसभा तो डिसॉल्व हो चुकी है, कुछ काम करने के लिए है ही नहीं। मगर मैं ये दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि टाइगर अभी जिंदा है, लोकसभा अभी मरी नहीं है, सिर्फ डिसॉल्व हुई है। नए मेंबर आएंगे फिर शोर मचाएंगे। तो स्पीकर विल कंटिन्यू इन द ऑफिस टिल द न्यू मेंबर्स ऑफ न्यू लोकसभा will enter the house and take oath। काम तो कुछ है नहीं, बस सिंबॉलिकली वो स्पीकर बने रहते हैं, ये उनकी एक खास पोजीशन है। अब ये है कि ये नई लोकसभा आ गई, 543 एमपी आ गए। इन 543 एमपी में से एक होगा जामवंत। जामवंत मतलब सीनियर, सीनियर मतलब अमंग दीज 543 पीपल one of them must be having the maximum experience of being MP लोकसभा। मतलब सबसे इस नई लोकसभा में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो सबसे ज्यादा टाइम या सबसे ज्यादा पीरियड के लिए मेंबर लोकसभा रह चुका है। उस आदमी को कन्वेंशनली क्या बनाया जाता है? उन्हें बना दिया जाता है स्पीकर प्रोटम। स्पीकर प्रोटम मतलब एक तरह का टेम्परेरी स्पीकर। प्रोटम स्पीकर सबसे सीनियर ऑफ मतलब एमपी है, सीनियर इन टर्म्स ऑफ द टाइम ही हैज बिकम एमपी एंड द ईयर्स ही हैज बीन एमपी। अब प्रोटम स्पीकर क्या काम क्या है? दो काम मेन है। ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रोटम स्पीकर विल एडमिनिस्टर the oath on the new MPs of Lok Sabha। ये कॉन्सेप्ट राज्यसभा में नहीं, क्योंकि वहां सारे मेंबर एक साथ थोड़ी ना आते हैं, वहां तो थोड़े थोड़े आते हैं, यहाँ सारे मेंबर एक साथ आ रहे हैं। तो सबको ओथ दिलाई जाएगी, कौन दिलाएगा? प्रोटम स्पीकर। और वो किसके बिहाफ पे क्या काम कर रहा है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। अब दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि अमंग दीज पीपल, हालांकि प्रोटम स्पीकर भी इन्हीं में से एक है। अब दूसरा काम ये है कि प्रोटम स्पीकर को छोड़ दें तो इनमें से कोई ना कोई आदमी स्पीकर बनेगा, उसका इलेक्शन होगा। इलेक्शन को प्रिजाइड कौन करेगा? प्रोटम स्पीकर। तो प्रोटम स्पीकर विल प्रिजाइड द इलेक्शन ऑफ न्यू स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब नई लोकसभा का नया स्पीकर भी आ गया, इलेक्शन जीत के। इलेक्शन में पार्टिसिपेट किसने किया था? एमपीज ने, लोकसभा के। मतलब लोकसभा से तो चुना है ना इसको हमने, स्पीकर को। स्पीकर लोकसभा का ही मेंबर है, उसको चुना किसने? लोकसभा के मेंबर्स ने। अब स्पीकर के बाद जो अगला इलेक्शन होगा हाउस में, वो होगा डेप्यूटी स्पीकर का। तो डेप्यूटी स्पीकर का जो इलेक्शन होगा उसकी डेट कौन फिक्स करता है? स्पीकर। उसको प्रिजाइड कौन करता है? स्पीकर। तो स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन को प्रिजाइड करेगा और उसकी डेट भी वही फिक्स करेगा। ठीक है? यहां पर स्पीकर के पास कुछ स्पेशल पावर्स भी हैं जो चेयरमैन राज्यसभा के पास भी नहीं है। कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये सर्टिफाई करने की पावर सिर्फ किसके पास है? स्पीकर के पास। देयर इज अ स्पेशल पावर विद द लोकसभा स्पीकर।
कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है ये सर्टिफाई करता है लोकसभा का स्पीकर। और इसका मतलब ये नहीं कि स्पीकर की डेथ हो गई तो ये काम रुक जाएगा। उस केस में जो एक्टिंग स्पीकर होगा, डेप्यूटी स्पीकर एक्टिंग स्पीकर का काम करेगा, फिर ये काम वो करेगा। कहने की बात ये, जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, अब चाहे वो स्पीकर हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, जो भी प्रिजाइड कर रहा है वो बोलेगा कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यही हमने राज्यसभा के केस में भी किया था। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर है या डेप्यूटी स्पीकर है, जो भी चेयर में बैठा है, भाई स्पीकर अगर नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर का काम करेगा। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जब वोटिंग होगी हाउस में तो पहली बारी में वोट नहीं करेगा, मगर अगर टाई हो गया, 50-50 हो गया, तो उसे तोड़ने के लिए कास्टिंग वोट डालेगा। ये नॉर्मल वोटिंग की बात है। अब अगर मैं बात करूं रिमूवल की, मतलब इनको हटाने का प्रोसेस, अगर इसकी बात चलती है तो रिमूवल के टाइम पर ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये खुद अपने रिमूवल को प्रिजाइड नहीं कर सकते। स्पीकर है, उसको हटाना है तो वो उस सेशन को चलाएगा नहीं। डेप्यूटी स्पीकर है, उसको हटाना है तो वो उस सेशन को नहीं चलाएगा। हाँ, मगर वो वोट कर सकते हैं। दे कैन नॉट प्रिजाइड देयर ओन रिमूवल, बट दे कैन वोट ड्यूरिंग देयर रिमूवल। चेयरमैन राज्यसभा ये काम नहीं कर सकता, मगर ये कर सकते हैं। अपने अपने हटाए जाने की जो प्रोसेस है उसमें वोटिंग कर सकते हैं, मगर वोटिंग पहली बारी में करनी पड़ेगी, टाई होने के बाद नहीं कर सकते आप। ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, अब चाहे इसका रिमूवल हो या इसका रिमूवल हो, रेस्पेक्टिव ऑफिसर की बात चल रही है, अपने रिमूवल में दे कैन नॉट प्रिजाइड देयर ओन रिमूवल, बट कैन वोट ड्यूरिंग their ओन रिमूवल। अपने रिमूवल में वोट कर सकते हैं, प्रिजाइड नहीं कर सकते। देखिए, दो चार सब बातें और भी हैं कि किस मेजोरिटी से वो वोट पास होगा इनके रिमूवल का। तो इनका जो रिमूवल का वोट है वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होता है। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है कि दे विल बी रिमूव्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स, कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, अगर उसके रिमूवल की वोटिंग हो रही है तो वहां लिखा मिलेगा आपको दैट दे विल बी रिमूव्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स। मगर जब इन्हें हटाया जाता है तो 14 दिन का नोटिस दिया जाता है बिफोर रिमूवल प्रोसीडिंग्स बिगिन। इनकी सैलरी वगैरह, अब ताकि ये लोग न्यूट्रल रहें, इनकी जो सैलरी होती है वो हम कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज करते हैं। मतलब इनकी जो सैलरी है, सैलरी जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की इज चार्ज्ड ऑन द
कंसोलिडेटेड फंड। चार्ज का मतलब ये है कि इनकी जब सैलरी रिलीज होती है पार्लियामेंट के थ्रू, तो उस पर वोटिंग नहीं होती, हमेशा उसको पास कर दिया जाता है। तो वोटिंग होगी तो फेल होने का स्कोप भी है ना, सीधा पास कर देते हैं उसको। तो इट इज नॉट वोटेड इन द पार्लियामेंट, इट इज ऑलवेज पास्ड, ताकि इनकी सैलरी पे कोई दबाव ना आए, ये लोग न्यूट्रल बिहेव कर सके। लोकसभा का जो टेन्योर है नॉर्मल, वो है 5 इयर्स। 5 साल बाद उसको डिसॉल्व होना चाहिए नॉर्मली, कभी कभी 5 से पहले भी हो जाती, मगर अगर मान लीजिए इमरजेंसी हो गई है, देयर इज एन इमरजेंसी, ये 5 साल था, 0 1 2 3 4 एंड 5, और 5 साल की उस टाइम पे इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी चल रही थी, वॉर था या कुछ और प्रॉब्लम थी, तो इमरजेंसी के दौरान 1 साल के लिए हम लोकसभा की लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं। बाय 1 ईयर द लाइफ ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड एवरी टाइम, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा की लाइफ 1 साल बढ़ाई जा सकती है। बट जब भी इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, ऐसे एक एक साल कर करके बढ़ाते रहते, 1 साल बढ़ गई, फिर 1 साल बढ़ गई, बट एक टाइम में 1 साल के लिए बढ़ाई जाती है। और जब भी इमरजेंसी खत्म होगी तो विद इन 6 मंथ्स आपको नई लोकसभा के इलेक्शन कराने पड़ेंगे। देखिए, ये एज अ टीचर होने के नाते मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये संभव बैच है। संभव बैच मतलब यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन आपके साथ फ्री फ्लो में है, और लिमिटेड टाइम में काफ़ी बड़ा पोर्शन भी कराना है, तो मैं भी तेज़ थोड़ा बोलता हूँ, थोड़ा आप भी तेज़ समझिए। और क्लास के बाद वीडियोस क्योंकि अवेलेबल है फ्री, मतलब उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी मर्जी बार देखो। अगर आप नोट्स बना रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप 10 बार भी क्लास देखो, नोट्स बनाओ, जितना आप गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कई बार मैं देखता हूँ, मतलब बड़ी दुख की बात भी है कि बच्चे को ये भी लगता है कि भाई सामने वाले की जिम्मेवारी है, वो जो करेगा, हम तो तब पास होंगे जब वो चाहेगा। आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है इससे। अगर आप चाहते हैं कि इस इनिशिएटिव का बेस्ट आप निकालें, तो क्लास को चाहे जितनी बार भी देखना पड़े, आप नोट्स पूरे कीजिए, बार बार सुनिए, आपको याद रहेगा, और फिर एक बार बुक भी रेफर कर लीजिए, ताकि जो छोटे मोटे गैप्स हैं उनको प्लग किया जा सके। ठीक है ना? कोशिश यही है कि आपको सब दिया जाए जो भी पॉसिबल है एग्जाम के लिए। छोटा मोटा अगर कहीं लीकेज है तो उसे आप बुक से पूरा कर सकते हैं। तैयारी फिर आपकी फुल प्रूफ है। इतने लिमिटेड टाइम में इतनी इंफॉर्मेशन अगर आपने इकट्ठी कर ली, तो ये विक्ट्री है अपने आप में। तो लोग साल भर में पढ़ते हैं, अगर आपने मान लीजिए उसी को 20 दिन में कवर कर लिया, तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। बट उसे करने के लिए भी आपको दुगनी तिगनी मेहनत लगानी पड़ेगी, और मुझे लगता है ये सौदा घाटे का नहीं है, अगर इतने कम टाइम में आप इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करके ले जा सकें तो। बट यहाँ पे आपको अपनी एफर्ट डालनी पड़ेगी, अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखानी पड़ेगी। कि बहुत लोगों के साथ ये लिमिटेशन रहता है कि पैसे का लिमिटेशन भी है, टाइम का भी है। उस इनिशिएटिव से, इस इनिशिएटिव से, संभव इनिशिएटिव से हम उस लिमिटेशन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट 2 कदम हम चलते हैं, 2 कदम आप भी चलिए और इसका पूरा फायदा उठाइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि संविधान में कितने सेशन दिए पार्लियामेंट के हर साल, तो आप लोग बोलेंगे 3। आंसर ये नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 4 5 कुछ नहीं लिखा, वो सिर्फ इतना बोलता है कि हर साल पार्लियामेंट के जो सेशन है उसका नंबर तो मेंशन नहीं किया। वो कहता है कि पार्लियामेंट के जितने मर्जी सेशन करो, बट पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, बस।
तो आर्टिकल 85 सिर्फ इतना बोलता है दैट बिटवीन 2 consecutive session the gap should not be more than 6 months, should not be more than 6 months. अब इसमें चाहे आप 10 सेशन करो, 12 करो, 3 करो, आपकी मर्जी है. तो ट्रेडिशन ये बना आ रहा है, कन्वेंशन ये है, कन्वेंशन का मतलब है ट्रेडिशन, कन्वेंशन ये है कि चलन ये है कि एवरी ईयर देयर आर 3 सेशंस, बट ये संविधान के हिसाब से नहीं, ये कन्वेंशन के हिसाब से 3 सेशंस एवरी ईयर. और इन 3 सेशन के अलावा कोई स्पेशल सेशन भी हो सकता है अगर उसकी जरूरत पड़ी तो. सेशन बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट बुलाते हैं. पार्लियामेंट का सेशन मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों के. तो सेशंस आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट, समन्ड कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट on the advice of COM. जो पहला सेशन होता है साल का, नॉर्मली पहला जो सेशन होता है साल का वो होता है बजट सेशन, विच इज फ्रॉम February टिल अप्रैल. डेट फिक्स नहीं है, कुछ आगे पीछे हो सकता है. ये साल का पहला और सबसे लंबा सेशन होता है. और ये शुरुआत जो होती है इसकी, जो पहला सेशन होता है साल का, जो पहला सेशन है हर साल का, मोस्टली वो बजट सेशन ही होता है. ये शुरू होता है, इट स्टार्ट्स विद एन एड्रेस. एड्रेस मतलब स्पीच, प्रेसिडेंट की स्पीच से शुरू होता है. वो स्पीच किसको दे रहे हैं? टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा. तो जब साल का पहला सेशन शुरू होता है तो प्रेसिडेंट एक स्पीच देते हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा मिलके बैठते हैं. वो स्पीच कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है और वो स्पीच लिखती भी गवर्नमेंट है. स्पीच सुनने के बाद लोकसभा अपने हाउस में चली जाती है, राज्यसभा अपने हाउस में चले जाते हैं और अपने अपने हाउस में वो स्पीच को एनालाइज करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं. और प्रेसिडेंट की स्पीच के रेस्पॉन्स में एक मोशन पास करते हैं वोट के बाद, उसे कहते हैं वोट ऑफ थैंक्स. स्पीच के बाद लोकसभा और राज्यसभा एक मोशन पास करते हैं, उसे कहते हैं वोट ऑफ थैंक्स. बोर्ड अजीब तरह से बिहेव कर रहा है. लोकसभा राज्यसभा स्पीच खत्म होने के बाद पास करेंगे वोट ऑफ थैंक्स. थैंक्स का मतलब है सर आपकी स्पीच बहुत अच्छी लगी, हमें आपकी बातों पे भरोसा है, चलो काम करो, कोई दिक्कत नहीं है. ये वोट ऑफ थैंक्स शो करता है कि लोकसभा का गवर्नमेंट पे फेथ है, क्योंकि वो स्पीच लिखी भी गवर्नमेंट ने थी. राज्यसभा में भी यही है. मगर अगर ये वोट ऑफ थैंक्स लोकसभा पास ना करे, रिजेक्ट कर दे, तो ये रिजेक्शन गवर्नमेंट का है और अब गवर्नमेंट स्टैंड्स सेंशर्ड, मतलब सरकार की मेजोरिटी डाउट में आ गई है और अब गवर्नमेंट को हैज टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस मोशन इन लोकसभा. लोकसभा में वोट ऑफ थैंक्स रिजेक्ट हो गया तो सरकार की मेजोरिटी डाउट में आ गई. सरकार को अपनी मेजोरिटी फिर प्रूव करनी पड़ेगी लोकसभा के अंदर. कैसे मेजोरिटी प्रूव करेगा? कॉन्फिडेंस मोशन लाकर. कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा में. वोटिंग कहाँ पर होगी इसके ऊपर? लोकसभा में. ये पास हो गया तो सरकार चलेगी, ये रिजेक्ट हो गया तो सरकार गिर जाएगी. मगर अगर राज्यसभा में वोट ऑफ थैंक्स फेल भी हो जाए तो इससे गवर्नमेंट गिरती नहीं है. पास हो गए तो समझो राज्यसभा ने गवर्नमेंट पे अपना फेथ दिखा दिया. तो वोट ऑफ थैंक्स इज अ वे बाय विच
गवर्नमेंट मेजोरिटी इज टेस्टेड इन पार्लियामेंट एवरी ईयर इन अ वे। इसके बाद बजट सेशन के बाद जो दूसरा सेशन है वो है मॉनसून सेशन, जो जुलाई अगस्त में आता है। तीसरा सेशन होता है विंटर सेशन, ये नवंबर दिसंबर अभी आने वाला है पॉल्यूशन के टाइम में। सबसे छोटा सेशन है क्योंकि टाइम कम है, ठंड ज्यादा है, घर जाके सूप पीना है, तो शॉर्टेस्ट सेशन इज द विंटर सेशन। ठीक है, दिस इज अब अगर मान लीजिए कि सेशन बुलाना और सेशन खत्म करना ये काम है प्रेसिडेंट का। कॉलिंग द सेशन एंड डिक्लेयरिंग द सेशन इज ओवर, दैट्स द जॉब ऑफ प्रेसिडेंट। पर चलते सेशन में एक ब्रेक देना। लेट्स से लोकसभा सेशन है, लोग लड़ रहे हैं, मैंने कहा भाई लोकसभा एडजर्न, 4 बजे फिर मिलेंगे। 4 बजे आप आए फिर लड़े, मैंने कहा लोकसभा एडजर्न 2 दिन के लिए, 2 दिन बाद फिर मिलेंगे। तो चलते सेशन में ब्रेक देना उसे कहते हैं एडजर्नमेंट। मगर अगर मान लीजिए मैं लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर हूं, स्पीकर हूं, और लोकसभा में किसी रीजन से मेरे को हाउस को ब्रेक देना पड़ा, सेशन खत्म नहीं हुआ है, सेशन इज स्टिल ऑन, वो ब्रेक दे दिया, चलती क्लास में से ब्रेक दे देते। और मैंने ये नहीं बताया कि दोबारा कब मिलना है, इनडेफिनेटली मैंने ब्रेक दे दिया है। इफ आई ब्रेक द हाउस, एडजर्न द हाउस विदाउट फिक्सिंग द नेक्स्ट डेट ऑफ द मीटिंग, तो उसे कहते हैं एडजर्नमेंट साइन डाई। एडजर्नमेंट साइन डाई मतलब आपको इन्फॉर्म कर देंगे, मगर अभी मैं आपको बता नहीं सकता कि दोबारा हम कब मिलेंगे। तो एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस जो है वो चलते सेशन में होती है, सेशन खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ चलते सेशन में एक हमने ब्रेक दी है। ठीक है, सेशन जो खत्म हो जाता है उसे कहते हैं प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब है सेशन इज ओवर, और सेशन को प्रोरोग कौन करता है? वो करते हैं प्रेसिडेंट साहब, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। याद रखना आप लोग, प्रोरोगेशन का मतलब है सेशन इज ओवर, सेशन एंड हो चुका है, और जितने भी बिजनेस और बिल बचे हुए थे, मतलब जो काम बचे हुए थे खत्म नहीं हो पाए सेशन में, वो अगले सेशन में ले लेंगे। तो द पेंडिंग बिजनेस एंड बिल्स will be taken up in the next session। कोई बिल था जो अभी पास नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगली बार पूरा कर लेंगे उसको। मगर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को रिमूव करना है और आपने वो प्रपोजल पास कर दिया इस सेशन में, तो उसी सेशन में it should go to the president for signature। The motion to remove the judge, Supreme Court or High Court, if passed in the parliament, should be sent to the president for signature in the very same session। ये बहुत जरूरी है। अगर सेशन प्रोरोग हो गया और आपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा तो फिर उसकी वैल्यू भी नहीं है।